गुड इवनिंग। अब रिवीजन क्लास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन आप शुरू करते हैं। हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट्स मोरलेस सब कुछ कर लिए। हाँ, सिर्फ आपका फाइनल अकाउंट में लास्ट क्वेश्चन हम बोले ना, हम आपको आप लोगों को सॉल्व करके ग्रुप में भेज देंगे, तो फिर आप लोग कॉपी कर लेना, फिर डाउट क्लियरिंग क्लास में वो डिस्कस कर लेंगे। खैर, अब टैक्सेशन शुरू करते हैं। टैक्सेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम थोड़ा लेट से शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग पहले करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स से कस्टम, जहां से 10 मार्क्स आपको मिलेगा। और अपना रिवीजन मैट में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन दिए प्रोबेबली, और अपना मैट का जो सॉल्व किए थे पहले वो सब देख लेना, और ये 4 देख लेना, बस अनफ है। ये 4 तो ईयर्स का ही आया हुआ क्वेश्चन, और लेटेस्ट 23 का क्वेश्चन इसीलिए नहीं दिए, वो तो लास्ट ईयर आ गया था, तो उसको छोड़ के बाकी दिए, वो भी इसी पैटर्न का ही क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? कस्टम ड्यूटी। कस्टम तो हो जाएगा इस अभी हम लोग इसी रिवीजन क्लास में कस्टम के साथ फिर एक बार आ जाएंगे डायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स में एक चैप्टर करेंगे, ठीक है? स्टार्ट कर देंगे जितना भी हो सकता है। अब कंटिन्यू हम लोग टैक्स का क्लासेस अपलोड करते जाएंगे, राइट? यस सर। तो आज कस्टम में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो। क्वेश्चन था कस्टम से। Yes, this is the questions of honors 2020, 2021 और 22, ठीक है? यही सब क्वेश्चंस लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कस्टम ड्यूटी का, एक मिनट, लेट मी कम स्टार्ट। यस, चैप्टर है custom duty. Question 1, this is questions of 2020 honors. 2020 honors. क्या क्वेश्चन? XYZ Limited imported certain machinery from Japan, and from the following information determine the accessible value of imported machinery का accessible value सिर्फ फाइंड करना है। इसमें टैक्स लायबिलिटी नहीं फाइंड करना है, सिर्फ एसेसिबल वैल्यू, ठीक है? यस। इसमें ना कुछ एजम्पशन लेना होगा, फिर ओके बाद में समझेंगे क्या एजम्पशन। तो लिखो एसेसिबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, एसेसिबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, ठीक है? ऑफ XYZ लिमिटेड। यस, एफओबी वैल्यू ऑफ मशीन दे दिया और ईएन में है तो कन्वर्ट कर लेना ईएन का रेट के हिसाब से। तो एफओबी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, एफओबी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट कितना दे रहा था? 5 लाख ईएन 5 लाख। लेकिन रेट क्या दिया है? नीचे आ जाओ। एक्सचेंज रेट नोटिफाइड CBIC, ठीक है? CBIC जो एक्सचेंज रेट नोटिफाई की है कितना? 1 EN इक्वल टू कितना? ₹50.5, मतलब 50 पैसा। तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2,50,000 ये रुपीज में ऑब्वियसली। अब एफओबी वैल्यू दे दिया। अब हो सकता है कि इंपोर्टर, हम यहां से जो इंपोर्ट कर रहे हैं, आई एम द इंपोर्टर, जापान से खरीदे, जापान एक्सपोर्ट कंट्री था, तो एक्सपोर्ट कंट्री अपना एफओबी वैल्यू क्या होता है? अपना फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, मतलब वो जो शिप तक या एयरपोर्ट तक पहुंचाने में उनका जितना खर्चा लगा था इसमें इंक्लूड है। और मान लो इसमें मैंने वो तो उन्होंने एक्सपोर्टर ऐड किए थे, मैंने भी यहां से कुछ पे किए, वो इंक्लूड नहीं, वो ऐड करेंगे। ये किया जाता है, अगर मैंने भी कुछ पे किए लेकिन वो इंक्लूड नहीं है, उसको हम ऐड करेंगे और आ जाएगा क्या? एफओबी वैल्यू। इसके बाद 2 चीज ऐड करते, एक क्या ऐड करते बोलते? फ्रेट, और एक क्या? इंश्योरेंस। दोनों का रूल्स हम लोग को पता है, ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। तो इसमें आगे देख रहे हैं फ्रेट ऑन इंपोर्ट कंट्री इन टू इंडिया, इंपोर्टेड कंट्री टू इंडिया, मतलब जहां से इंपोर्ट करे वहां से इंडिया तक, तो ए फ्रेट ऐड करेंगे। एयर फ्रेट था, एयर में रूल्स है। और फ्रेट फ्रॉम एयरपोर्ट टू फैक्ट्री ऑफ तमिलनाडु, ये तो यहाँ का अलग रहा ना,
ये आपका इसमें नहीं ऐड करोगे। यहाँ हम अब कैसे पे कर रहे हैं, फ्रेट लग रहा है एयरपोर्ट से लेके तमिलनाडु अपना या तो इंडिया में लग रहा है ना, वो आपका इसमें नहीं आएगा ड्यूटी, किसके इसमें क्यों पे करेंगे। नेक्स्ट इंश्योरेंस दे दिया है तो एक्चुअल दिया तो एक्चुअली लेंगे। डिजाइनिंग चार्जेस पेड इन जापान, तो मतलब वो उधर ही तो पे हो गया, तो इसमें एफओबी वैल्यू में इंक्लूड है मान लोगे। अगर बोल देता है डिजाइनिंग चार्जेस पेड फ्रॉम हेयर और बट नॉट इंक्लूडेड इन अबव वैल्यू, तो ऐड करते, ठीक है ना। ये जो एफओबी उसमें अगर एक्सपेक्टेड प्राइस देता तो डिजाइनिंग चार्जेस तो ऐड कर ही लेते, बट यहाँ तो एफओबी वैल्यू दे दिया तो डिजाइनिंग चार्जेस ऐड नहीं करोगे। नेक्स्ट लैंडिंग चार्जेस कभी नहीं होता है। कमीशन पेड इन इंडिया टू इंडियन एजेंट, अच्छा इंडियन एजेंट को तो पे किए। अब इसमें दो हो सकता है, अगर बाइंग कमीशन है तो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, बट अदर देन बाइंग कमीशन तो ये तो आ जाएगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। इसमें अजम्पशन लेंगे बाइंग कमीशन नहीं है तो इसको भी जोड़ लेंगे, ऐड कमीशन। कमीशन अदर देन बाइंग कमीशन हम यहां पे किए, लेकिन मान लो ऐसा था वो एक्सपोर्ट कंट्री का पर्सन वो एजेंसी से बात किया था और वो इंडियन एजेंट रखे थे, उनके थ्रू मैंने गए तो और उनको देना पड़ रहा है, तो एक्चुअली मेरे लिए बाइंग कमीशन लग रहा है, नहीं वो सेलिंग कमीशन है, तो बाइंग कमीशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कमीशन इंडियन एजेंट को पे कर रहा है, इसको अदर देन बाइंग कमीशन मान लिए तो ऐड करोगे। कितना पे किया था कमीशन, कमीशन पे किए थे 5% ऑफ एफओबी वैल्यू, तो एफओबी वैल्यू तो 2,50,000 है, 2,50,000 पे 5%, 2,50,000 5% करो तो कितना हो रहा है 12,500, कितना हो गया 12,500। ओके, अब एफओबी फॉर कस्टम वैल्यू, ठीक है, कस्टम के लिए एफओबी वैल्यू ये माना जाएगा। कितना हो रहा है 2,62,500। अब दो चीज ऐड करोगे, फ्रेट ऐड करोगे और इंश्योरेंस। और फ्रेट में कौन सा फ्रेट, एयर फ्रेट या शिप, बाय शिप आया एयर फ्रेट, क्वेश्चन जितना भी आया ना एयर फ्रेट से ही आया, हाँ एक क्वेश्चन नहीं आया था, खैर तो लिखो एयर फ्रेट। तो एयर फ्रेट में रूल क्या, दो चीज देखोगे, एक्चुअल और 20% ऑफ एफओबी, ये एफओबी जो एफओबी और कस्टम ये देखा जाएगा। एक्चुअल बोलो एयर फ्रेट कितना पे किए थे, यस सर, एक्चुअल फ्रेट फ्रॉम एयरपोर्ट टू सॉरी इंपोर्टेड कंट्री टू इंडिया ये था 50,000 EN 50,000 और एक्सचेंज रेट क्या था 0.5, तो ये कितना हो रहा है आपको 25,000, इनसाइड लिखो। और सेकेंड 20% ऑफ एफओबी फॉर कस्टम कितना ना 2,62,500, 262,500 इंटू 20%, ठीक है, और जो लोएस्ट आएगा वही लेंगे, तो 262,500 इंटू 20%, ये आया 52,500, बट लोएस्ट क्या है 25। और अगर एयर फ्रेट है, एक्चुअल फ्रेट दिया नहीं तो 20% ऑफ एफओबी ले लेंगे, ठीक है ना। और अगर एयर फ्रेट नहीं मतलब बाय शिप है, एक्चुअल है तो एक्चुअल लेंगे, एक्चुअल नहीं है तो 20% ऑफ एफओबी लेंगे, एक्चुअल है तो एक्चुअल लेंगे, उसमें पर लिमिट देना नहीं है। बट एयर फ्रेट है तो एक्चुअल 20% लिमिट जो है लोएस्ट वही लेना होगा, तो लोएस्ट क्या 25,000, ये जोड़ेंगे। एक और चीज ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या रूल था, अगर एक्चुअल है तो एक्चुअल लेना और एक्चुअल नहीं है तो 1.125% ऑफ एफओबी, तो इसमें क्या एक्चुअल दे दिया, क्या इंश्योरेंस, यस सर, इंश्योरेंस दे दिया था 50,000 EN, तो इंश्योरेंस EN 50,000, तो एक्सचेंज रेट था 0.5 मतलब 25 AV। अब जोड़ लेना, हो गया आपका एसेसेबल वैल्यू।
एसेसिबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, ठीक है। तो 50 प्लस 2 लाख 62, तो 3,12,500। ओके, तो ये था आपका आंसर। ऑलरेडी एफओबी वैल्यू दे दी थी, एक्सपेक्टेड प्राइस देता तो इसमें डिजाइनिंग चार्जेस भी जोड़ लेते। जापान में जो लग रहा था वो तो एफओबी तो अप टू एयरपोर्ट उसमें उसको तो सारा इंक्लूड हो गया ना, इसीलिए उसमें और ऐड नहीं किए। यस बोलो, क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ना क्वेश्चन 2, और इसमें आंसर दिया है, देखोगे एसेसिबल वैल्यू 3,12,500, एज्यूमिंग कमीशन इज नॉट ए बाइंग कमीशन। तो मैंने यही मान लिए एज्यूम अदर देन ए बाइंग कमीशन, ठीक है। यस, एज्यूम मेंशन कर देना एजम्पशन। बस इसमें यही पूछा था, एसेसिबल वैल्यू फाइंड करो, कर लिया हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जनरल का क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, और फिर मैं बता रहा हूं अपना क्लास में जो जो क्वेश्चंस कराए थे बस उतना ही एक बार देख के जाना, उतना ही देख के जाओ, और ये इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा, बस एनफ है। उसको सिर्फ देख लेना क्या क्या किए थे, सॉल्व एक दो कर लेना और देख लेना, ठीक है। यस, क्वेश्चन 2 मैंने कराए थे, सीआईएफ से बैक कैलकुलेशन करके भी कराए थे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं आया रिसेंटली, तो फिर भी वो हम एक दो क्वेश्चन करा देंगे, आगे करा देंगे एक और दो क्वेश्चंस। ऑलरेडी मैंने कराए थे, जो अपना मैथ का किए थे ना, वो देख लेना, हो जाएगा फिर। यस, क्वेश्चन 2, यहां भी एसेसिबल वैल्यू फाइंड करना। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बीकॉम जनरल 2020, ये 2020 जनरल, इसमें भी एसेसिबल फाइंड कर, एसेसिबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, एसेसिबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। बिजनेस का नाम नहीं दिया, कौन सा पर्सन इंपोर्ट किए थे वो नहीं दिया है। प्राइस चार्ट में एक्सपोर्टर एफओबी वैल्यू डायरेक्ट दे दिया और रुपीज में दे दिया। इसमें तो एक्सचेंज रेट का भी लगेगा नहीं, सब कुछ इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके ही दे दिया। तो लिखो एफओबी वैल्यू, एफओबी वैल्यू कितना, 12 लाख। आगे क्या दे रहे हैं, फ्रेट फ्रॉम इंपोर्टिंग कंट्री फ्रांस टू इंडिया, ये भी दे दिया। इसमें बताया नहीं ये एयर फ्रेट था, और आपका कुछ नहीं दिया तो एक्चुअली लेंगे, तो ऐड कर लो फ्रेट। और इंश्योरेंस दिया, कमीशन टू लोग, ओके कमीशन है तो उसको जोड़ेंगे, ये मान लेंगे नॉट ए बाइंग कमीशन, ये भी मान लेंगे। लोकल एजेंट टू इंडिया दे रहे हैं ना, तो एफओबी वैल्यू में तो इंक्लूड नहीं है। अगर ये बाइंग कमीशन नहीं, इसको जोड़ना पड़ेगा, तो इसको जोड़ लो पहले, ठीक है। इसको जोड़ लो, कमीशन, assumed it is not a buying commission, और वही बाइंग कमीशन हो गया तो फिर उसको एक्सक्लूड करोगे, लेना ही नहीं। और अमाउंट दे दिया 10,000, तो 10,000 डायरेक्ट लिखो। अब एफओबी वैल्यू ऑफ कस्टम, एफओबी वैल्यू ऑफ कस्टम, उसमें एक्सपोर्टर का था, अब कुछ यहां से मैंने पे किया तो उसको जोड़ के एफओबी वैल्यू ऑफ कस्टम ये आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, कस्टम COM, ये हो गया 12,10,000, राइट। अब दो चीज ऐड करोगे, आगे लोडिंग अनलोडिंग ये सब कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इसमें फ्रेट और इंश्योरेंस, ठीक है। और एक सिप डेमरेज आता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन नहीं दिया, ओके। यस, तो अब आ जाओ, लिखो इसमें फ्रेट कौन सा फ्रेट था, फ्रेट का कुछ बताया नहीं, तो फ्रेट एक्चुअल लेंगे, फ्रेट एक्चुअल कितना दिया, एक्चुअल 3 लाख। और इंडिया में अब हम अपना फैक्ट्री तक लेके आए, ठीक है, चाहे एयरपोर्ट से फैक्ट्री तक लेके आए या सिप डॉक से फैक्ट्री तक लेके आए, वो सब ऐड नहीं करोगे। डॉक से यहाँ अनलोड से पहले जितना भी खर्चा लगा वो सब तक देखोगे, यहाँ पहुंच गया वहां तक जितना खर्चा, वो फ्रेट और इंश्योरेंस, दो चीज, ठीक है ना। और हाँ, क्या बोले थे ना, डैमरेज चार्जेस होता है, वो सब ऐड किया जाता है। बट अब लोग का एकदम सिंपल क्वेश्चन देता है, बेसिक पार्ट है,
यही क्वेश्चन जब सी ए में फाइनल में देता है तो उसमें इसका लेवल कुछ और हो जाता है। ओके, फ्रेट हो गया एक्चुअल। और एक चीज और ऐड कर लो, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी दे दिया 60,000, तो डायरेक्ट लिख दो एक्चुअल 60,000, बस ऐड इट। तो 15,70,000 कितना हो गया? 15,70,000। दिस इज एसेसिबल वैल्यू। आंसर भी दे रहे, यस 15,70,000 एसेसिबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। ठीक है, यस ये था क्वेश्चन 2। और 2 क्वेश्चन है 3 और 4, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन मैंने इसमें, सॉरी 5 क्वेश्चन है, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन पूरा कर लेंगे, फिर डायरेक्ट टैक्स में एक पार्ट सीखेंगे। क्वेश्चन 3, and this is the questions of 2021 honors, 2021 honors, राइट। एक बार फिर कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें दोनों ही चीज पूछा, एसेसिबल वैल्यू प्लस ड्यूटी पेबल, मतलब 10 मार्क्स में कंप्लीट क्वेश्चन आया था। इवन फर्स्ट क्वेश्चन भी 10 मार्क्स में ही आया था, सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था। तो क्वेश्चन कब कैसे दे रहे हैं कोई ठीक नहीं है। तो ए पार्ट एसेसिबल वैल्यू, एसेसिबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, और कंपनी का नाम नहीं दिया। ओके, तो यस बोलो क्या करोगे? एफओबी वैल्यू दे दिया 23 पाउंड, 23,000 पाउंड। तो एफओबी वैल्यू कितना दे रहे? 23,000 पाउंड। तो पाउंड, सॉरी ये डॉलर लिख दिए, ये पाउंड है 23,000 मल्टीप्लाइड बाई एक्सचेंज रेट, देखो नीचे एक्सचेंज रेट बाई सीबीआईसी का, और बिल ऑफ एंट्री डेट का एक्सचेंज रेट लेते। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री डेट इसमें सब कुछ नहीं दिया, तो जो भी दे दिया सीबीआईसी 72, तो मल्टीप्लाई कर लो 72 से। तो 23,000 इंटू 72, ये होता है आपका 16,56,000। कितना हो गया? 16,56,000। यस सर। और क्या दे दिया? एयर फ्रेट तो बाद में जोड़े करेंगे, इसमें देखते कुछ और ऐड किया जाएगा या नहीं। फिर इंश्योरेंस एक्चुअल दे दिया, लैंडिंग चार्जेस नहीं आएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम एयरपोर्ट टू तमिलनाडु एयरपोर्ट, तमिलनाडु फैक्ट्री वेयर हाउस, ये भी नहीं आएगा। तो बस कुछ और ऐड नहीं हो रहा, तो फिर डायरेक्ट आ जाओ इंश्योरेंस, सॉरी फ्रेट। और ये एयर फ्रेट है, तो एयर फ्रेट लिस्ट ऑफ 2 देखोगे। एक एक्चुअल कितना दिया था? पाउंड 5250, तो ये पाउंड 5250 इंटू क्या 72, तो 572 में मल्टीप्लाई करते हैं, 5250 इंटू 72, यह आपका 3,78,000। और एयर फ्रेट तो 20% ऑफ एफओबी। ठीक है, एफओबी कितना था? 16,56,000 इंटू 20%, तो 16,56,000 इंटू 20%, या 3,31,200। कितना है? 3,31,200। तो अब इसमें लोएस्ट लेना, एयर फ्रेट है ना, तो कम करने के लिए लोएस्ट चार्ज करते। बट सिर्फ होता तो जो एक्चुअल वही लेंगे, एक्चुअल नहीं देगा तो 20% ऑफ एफओबी। बट सिर्फ नहीं है तो एयर, तो एक्चुअल है तो एक्चुअल, और 20% ऑफ एफओबी जो लोएस्ट वो लेना है। तो लोएस्ट कितना है? 3,31,200, राइट। और बस अब ऐड कर लो इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस में क्या रूल है? एक्चुअल तो एक्चुअल लिखोगे, अगर एक्चुअल नहीं है तो 1.125% ऑफ एफओबी। यस, इंश्योरेंस कितना दिया इस क्वेश्चन में पढ़ो।
इंश्योरेंस दे दिया था 400 पाउंड, तो एक्चुअली लेंगे हम लोग, ठीक है ना। इंश्योरेंस तो कितना पाउंड 400 इंटू क्या 72, तो 400 इंटू 72 कर लेते। 400 इंटू 72 ये होता है आपका 28,800। कितना है 28,800। यस सर। अब ऐड कर लो, आ गया एसेसेबल वैल्यू। ये एक पार्ट हो गया, अभी कोई और बाकी है। दिस इज एसेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, राइट। तो कितना हो रहा है, सबको जोड़ लेते, प्लस 3,31,200 प्लस उधर है 16,56,000 इज इक्वल टू 20,16,000। ओके, ये हो गया एसेसेबल वैल्यू। यस, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसमें और पूछा है ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो अब सेकेंड फाइंड करेंगे। बी पार्ट, ड्यूटी टैक्सेस एंड लैंडेड कॉस्ट, computation of duty and taxes, computation of duties, taxes and landed cost। दो कॉलम करेंगे, एक ड्यूटी टैक्स के लिए और एक अमाउंट कॉलम। ड्यूटीज, टैक्सेस और अमाउंट। ओके, तो क्या एसेसेबल वैल्यू पे ही तो कैलकुलेशन करोगे, तो एसेसेबल वैल्यू लिख लो। एसेसेबल वैल्यू कितना है 20,16,000। अब सबसे पहले इसमें BCD आ जाएगा, BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब इसमें रेट कौन सा रेट का लेंगे, BCD रेट लेना होगा। लेटर डेट, उसमें क्या रेट है, इसमें लेटर डेट कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट दे दिया। BCD का रेट दे दिया कितना 10%, ठीक है ना, कुछ नहीं है, डायरेक्ट करो। 10% किस पे, वो एसेसेबल वैल्यू। 10% ऑफ 20,16,000, ठीक है ना, तो 10% तो हो जाएगा 201,600, एक जीरो कम कर दो। अब BCD के पास SWS 10% ये नहीं भी देता तो करते, SWS करना ही होगा, पता है, तो ऐड करोगे SWS, फुल फॉर्म याद है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ठीक है। बट क्वेश्चन में देखो SWS दे दिया, तो आप यूज करो ना SWS। और ये किस पे करते, ये जो BCD आया उस पे 10%, तो 201,600 इस पे 10%, मतलब 20160। अब दोनों को जोड़ लेते, आउटर कॉलम भी लिख लेते, 221,760, 221,760। एक बार यहां भी लिख लेते 221,760, क्योंकि हम लोग को टोटल ड्यूटीज इससे मिलेगा, टैक्स भी। अब यह ऐड कर लो, तो 20 + 2 22 लाख, 22 लाख 37,760, ठीक है। ओके, 22,37,760। ये जो वैल्यू आया सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू नहीं, ये हम एक बार एरो कर रहे हैं। दिस इज वैल्यू फॉर IGST। इसी वैल्यू पे फिर IGST चार्ज करोगे। इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया, एसेसेबल वैल्यू ठीक दिए और BCD SWS ये भी ठीक दिए, बट IGST में गलती की, उसमें पता नहीं कैसे उसमें कैलकुलेशन की। ऐड IGST, और IGST का रेट था 12%, ये एसेसेबल वैल्यू पे करोगे तो 12% ऑफ 37,760, इस पे करो 12%, ठीक है। तो कितना रहा था 22,37,760 इंटू 12%, ये आया 2,68,531। यहाँ पे लिख लेते 268,531, इधर भी 268,531। ओके, यस सर। यहाँ भी ये जोड़ लेंगे, टैक्स में टैक्स आ जाएगा। ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा ना,
ड्यूटी टैक्सेस एंड लैंडेड कॉस्ट। एक्चुअली ये लैंडेड कॉस्ट नहीं होता है, और हाँ इसमें तो नहीं है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस देता तो फिर जोड़ लेते, वो भी असेसेबल जो जीएसटी वैल्यू फॉर आईजीएसटी उस पर कैलकुलेशन करते, बट यहाँ नहीं है, इग्नोर इट। आप कर लो, टोटल कर लो। तो इधर आ गया आपका, ये क्या किए, हाँ, तो प्लस जोड़ने से होता है 25,06,000, कितना रहा, 25,06,291, कितना 25, ये टोटल आ गया 25,06,291 ये हो जाएगा। और ये दोनों टैक्स जोड़ लो, ड्यूटी एंड टैक्सेस भी आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ लो आप इसको, 221,760 प्लस 268,531 इज इक्वल टू 490,291। ये ड्यूटी टैक्सेस और ये लैंडेड कॉस्ट। देखो ड्यूटी टैक्सेस एंड लैंडेड कॉस्ट, बट बोलो ना, ये बहुत सारे बीकॉम का बुक में इसी को लैंडेड कॉस्ट बोलते, ये लैंडेड कॉस्ट बोलते, बट एक गलत है। लैंडेड कॉस्ट ये होगा, ये जो वैल्यू फॉर आईजीएसटी आया था ना, ये होना चाहिए लैंडेड कॉस्ट, क्योंकि ये जो आईजीएसटी है ये तो इनपुट टैक्स है ना, बाय किए थे, तो इसको जब यहाँ बेचेंगे सारा सामान, क्या होगा, आईटीसी मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, तो क्रेडिट मिलेगा तो फिर वो तो कॉस्ट ही नहीं है ना, तो इसीलिए लैंडेड कॉस्ट इसमें लिखना ठीक नहीं रहेगा। लैंडेड कॉस्ट ये होता है। अब एक चीज अगेन, अगर मैंने कुछ मशीन खरीदे या कुछ मतलब अपना फैक्ट्री में यूज करने के लिए खरीदे, तो हो सकता है आईटीसी नहीं मिलेगा तो कॉस्ट आ सकता है। अगर आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो कॉस्ट हो सकता है, लेकिन अगर आईटीसी मिलेगा तो फिर वो लैंडेड कॉस्ट नहीं। बट बोले ना, आप लोगों का बुक्स में यही सब ऑलवेज दे रहे हैं, इसको लैंडेड कॉस्ट या ड्यूटी टैक्सेस। नीचे नोट में फिर मेंशन कर देना, टोटल ड्यूटी टैक्सेस 4,90,291 और लैंडेड कॉस्ट इंक्लूडिंग आईजीएसटी मेंशन कर देना, तो क्लियर हो जाओगे आप, ठीक है ना, इंक्लूडिंग आईजीएसटी इतना। यस, कंप्लीट है ये क्वेश्चन। तो हम लोगों से एक क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा गया था 2021 ऑनर्स में। पहले असेसेबल वैल्यू फाइंड करोगे, उसके बाद फिर टैक्सेस, ड्यूटीज एक्सेट्रा फाइंड करोगे। यस, इसमें आंसर जो दिए था ना, ये आपका आईजीएसटी का आंसर उन लोगों ने गलत दिए, पता नहीं कैसे गलत दिए। आंसर में देखोगे असेसेबल वैल्यू 20,16,000, ये ठीक है, असेसेबल वैल्यू ये दे रहा था 20,16,000, ये ठीक दिया आंसर। फिर देखोगे लैंडेड कॉस्ट 23 लाख, ये गलत हो रहा है क्योंकि इसमें ये अमाउंट गलत दिए। आगे देखो, टोटल ड्यूटी दिया 221,760, मतलब बीसीडी और एसडब्ल्यूएस ऐड करके, बट आईजीएसटी 148, ये दे रहा था 148,531, नहीं 268, 148,268, कहाँ कितना चेंज हो गया। अरे 12% इसमें करते इतना थोड़ी आ रहा है, ठीक है ना, वो श्योर उसमें प्रिंटिंग एरर्स है, इसीलिए लैंडेड कॉस्ट भी गलत दिया है। ओके, 168, 561, 531 करोगे और लैंडेड कॉस्ट जो आंसर दे रहा तो आ जाएगा, लेकिन वो गलत है, ये हो जाएगा लैंडेड कॉस्ट, राइट। यस, मेंशन कर देना नीचे, लैंडेड कॉस्ट इंक्लूडिंग आईजीएसटी इतना, और आपका जीएसटी एंड अच्छा ड्यूटी एंड टैक्सेस 4,90,291। क्लियर। यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते, और 2 क्वेश्चंस है, तो ये 2 कर लेंगे तो कस्टम हो जाएगा। फिर आप लोग जो पहले सॉल्व किए थे अपना स्टडी मेट से, उसको देख लेना, बस उसको देख लोगे चलेगा। आगे बढ़े, और 2 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 4 ये आया था 2021 ऑनर्स, ये कैसे, अभी जो किए 21 ऑनर्स का ही तो था, है ना, तो हो सकता है 21 जनरल का होगा, ये 21, यस सॉरी 21 जनरल का, यस ठीक है, अभी ऑनर्स का किया, अब 21 जनरल। क्वेश्चन 4, इसमें जनरल, इसमें क्वेश्चन दिया था सिर्फ असेसेबल वैल्यू। क्वेश्चन 4 2021 जनरल, फाइंड क्या करना है, असेसेबल वैल्यू। और फिर लास्ट क्वेश्चन में ड्यूटी एंड टैक्सेस, असेसेबल ड्यूटी टैक्सेस पूरा करना है, ठीक है। यस लिखो, असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट,
ऑफ मेसर्स इंपेक्स लिमिटेड, मेसर्स लिमिटेड, ओके। एफओबी वैल्यू फॉर गुड्स यूएस डॉलर में दे दिया 1000, तो लिखो एफओबी वैल्यू, एफओबी वैल्यू यूएस डॉलर कितना दिया 1000, तो डॉलर का एक्सचेंज रेट आगे दो डिफरेंट डेट में एक्सचेंज रेट दे रहे, देखो बिल ऑफ एंट्री डेट उसमें बीसीडी रेट कुछ था और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड उसमें भी बीसीडी रेट दे दिया, और नीचे दे रहा है एक्सचेंज रेट एज फॉलोज, एक तो बिल ऑफ एंट्री डेट का और एक एंट्री इनवर्ड डेट का, लेकिन ऑलवेज एक्सचेंज रेट कौन सा डेट कर लेंगे, बिल ऑफ एंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ नीचे नोट में मेंशन कर देना, यहाँ ले लेते हैं। तो बिल ऑफ एंट्री डेट क्या था 28/9/2023, तो 28/9 में था 73.50, तो ये लेंगे, तो 73.50 इंटू 1000, तो 73,500 ये रुपीज में आ गया, ठीक है, एफओबी वैल्यू आ गया। और क्या जोड़ेंगे, इंश्योरेंस एक्चुअल दे दिया तो एक्चुअल ऐड करेंगे, फेयर एयर फेयर है तो लिस्ट ऑफ टू जोड़ेंगे, डिजाइन चार्जेस पेड इन यूएसए, तो क्वेश्चन 1 भी तो ऐसा ही था, इग्नोर करोगे, एफओबी वैल्यू दे दिया ना, इग्नोर करोगे। बिल ऑफ एंट्री एंट्री इनवर्ड दे दिए, आगे बीसीडी रेट दे दिया, आईजीएसटी रेट दे दिए, एसडब्ल्यूएस दे दिए, और कुछ है क्या, नहीं नहीं नहीं, और कुछ तो है नहीं, बस यही एफओबी वैल्यू। अब ऐड कर लो फ्रेट, एयर फ्रेट ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करो एयर फ्रेट, एयर, और एयर फ्रेट में क्या देखेंगे, एक एक्चुअल भी और 20% ऑफ एफओबी। एक्चुअल कितना दिया था एयर फ्रेट, एक्चुअल फ्रेट फ्रॉम इंपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, सॉरी फ्रेट दिया था एयर फ्रेट 300 यूएस डॉलर, ठीक है ना, तो एक्चुअल यूएस डॉलर इनटू 73.50, इनसाइड लिख लेना एक बार, 300 इंटू 73.5, ये होता है 22050, और बी क्या है 20% ऑफ एफओबी, तो एफओबी कितना है 73,500 इंटू 20%, 73,500 इंटू 20%, ये हो गया 14,700, कितना 14,700। अब इसमें से क्या लेंगे, लोएस्ट, तो ऑब्वियसली 14,700 ऐड करोगे। अब फाइनली ऐड करो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बारे में क्या दिया, इंश्योरेंस नॉट असर्टेनेबल, इंश्योरेंस का आइडिया ही नहीं है कितना लग रहा है, ठीक है, और आगे फिर दे दिया फ्रेट फ्रॉम एयरपोर्ट टू वेयर हाउस टू इंडिया, ये तो आएगा नहीं, अनलोडिंग चार्जेस लोडिंग नहीं आता है, ये सब नहीं देखोगे, तो आपका सिर्फ फ्रेट इंश्योरेंस जब नहीं दिया तो करेंगे, इंश्योरेंस कितना आएगा 1.125% ऑफ एफओबी, मतलब 73,500 इंटू 1.125%, ओके, तो 73,500 इंटू 1.125%, ये रेट याद रखोगे, ठीक है ना। यस, एक मिनट, क्या किए, अरे क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन 5 स्टार्ट कर दिए, दोनों क्वेश्चन मिक्स कर दिए, ओहो अच्छा 5 लिख लेते है ना, ये क्वेश्चन 5, एक्चुअली 4 तो किए नहीं, 4 किए क्या ना, 4 ही नहीं किए, ये एक क्वेश्चन 3 किए थे और 4 के जगह 4 नहीं करके हम 5 करना शुरू कर दिए, बट ओहो अच्छा 5 लिख लेते, ठीक है ना, इसको हम 5 लिख लेते, दिमाग खराब हो गया मेरा भी, 5 लिख लेते, और 22 ऑनर्स का ये क्वेश्चन 5 22 ऑनर्स का, क्वेश्चन 5 2022 ऑनर्स, ठीक है, ओहो एक पूरा एकदम। फिर एक बार देखते, इंपेक्स लिमिटेड या से 5 ही था, एफओबी वैल्यू 1000 दिया था,
और एक्सचेंज रेट कितना था बिल ऑफ एंट्री डेट का? बिल ऑफ एंट्री डेट में था आपका 28 को 73.5, ठीक है, तो 1000 इंटू 73.5 73,500। फिर इसमें और क्या था? इंश्योरेंस था, डिजाइनिंग चार्जेस, लेकिन वो यूएसए में है तो एफओबी वैल्यू में इंक्लूड है, कमीशन एक्सेट्रा नहीं है, तो डायरेक्ट फ्रेट। एयर फ्रेट था, $300 दिया था, है ना, और $300 एयर फ्रेट इंटू 73 22,050 और 20% ऑफ एफओबी इतना, लोएस्ट कितना 14,700, यहाँ तक ठीक है। अब ना 1.125 सॉरी, इसमें इंश्योरेंस तो दे दिया था $100, तो 1.125 बोलो ना, दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिए। क्वेश्चन 4 में इंश्योरेंस नहीं दिया था, बट इसमें इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस एक्चुअल बोलो, इंश्योरेंस एक्चुअल कितना? $100। इंश्योरेंस एक्चुअल कितना? $100। तो $100 इंटू रेट क्या था? 73.50। तो 100 से 73.50 मल्टीप्लाई करो तो ये होता है आपका 7350। अब ऐड कर लो, ये आज आ गया आपका एसेसेबल वैल्यू। दिस इज एसेसेबल वैल्यू, राइट? ऐड देम, एक बार सबको ऐड करो तो कितना आ रहा है? 73,500 प्लस कितना? 14,700 प्लस फिर कितना? 7,350। ये ऐड करने से होता है 95,550। 95,550। अब से दो चीज पूछा, एक तो एसेसिबल वैल्यू ए हो गया, ये ए पार्ट हो गया, ठीक है। और सेकंड फिर पूछा कस्टम ड्यूटी पेबल, तो हम सेकंड नोट करेंगे अलग से। सेकंड बी, कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स पेबल ऑन इंपोर्ट बाय इंपेक्स लिमिटेड, राइट। फिर दो कॉलम कर लो, एक तो ड्यूटी टैक्सेस और अमाउंट, राइट। तो क्या एसेसिबल वैल्यू से स्टार्ट करो। एसेसिबल वैल्यू कितना? 95,550। अब सबसे पहले बीसीडी लिखोगे, ऐड बीसीडी। इसमें कौन सा डेट कर लेंगे? लेटर डेट, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड। बिल ऑफ एंट्री कब कराए थे और इनवर्ड मतलब सामान कब यहां लैंड किया था, इनवर्ड डेट। और उसमें से जो लेटर डेट, उस डेट का बीसीडी लेंगे। तो बीसीडी लेटर डेट का लेना है। बिल ऑफ एंट्री था 28 ऑफ सितंबर, बट बिल ऑफ एंट्री इनवर्ड था 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर का लेंगे। रेट ऑन लेटर डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री एंड एंट्री इनवर्ड। और यहां जो रेट है, एक मिनट, यहां जो रेट लिए थे, रेट ऑन बिल ऑफ एंट्री डेट, इसमें लेटर नहीं, ऑलवेज एक्सचेंज रेट बिल ऑफ एंट्री डेट का लेंगे। लेकिन बीसीडी का रेट, उसमें दो चीज देखेंगे, विच वन इज लेटर, बिल ऑफ एंट्री इनवर्ड जो लेटर है, ठीक है। लेटर डेट क्या था? एंट्री इनवर्ड। तो एंट्री इनवर्ड में रेट क्या था? एंट्री इनवर्ड डेट, उसमें रेट ऑफ बीसीडी था 18%। तो 95,550 उस पे करोगे कितना? 18%, ठीक है। 95,550 इंटू 18%, ये होता है 17,199। कितना है? 17,199। अब ऑटोमेटिकली एसडब्ल्यूएस आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में दे दिया है क्या? यस, एसडब्ल्यूएस 10% दिया है। फिर भी नहीं भी देता तो ऑटोमेटिकली एसडब्ल्यूएस आ जाता, करना ही आपको। तो किस पे? ये जो बीसीडी आया 17,199 इंटू कितना, इसमें फिर 10%, 1720, 19.9 तो 1720, दोनों ऐड करके लिख दो आउटर कॉलम। प्लस कितना? 1720 इक्वल टू
18 थोड़ा नीचे लिख लेते, 18919 920 हो जाएगा, सॉरी 919, ठीक है 18919, और यहां भी लिख लेते 18919, ठीक है। अब इधर ऐड कर लो 18919 ऐड कर लेते 95,95550, तो ये हो गया वैल्यू फॉर IGST। दिस इज 114,469, ये हो गया वैल्यू फॉर IGST। इस पे आप IGST कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। ऐड अब IGST इंटरस्टेट में नहीं, इंटरस्टेट या दूसरा कंट्री से जब बाइक होता है तो IGST लगेगा ना। तो IGST का रेट क्या दिया है 12%, तो बस इस पे 12% कर लो। तो 114,469 इंटू 12%, ये आया 13736, 13736, यहाँ भी 13736। अब ऐड कर लो, हो गया, प्लस ऐड करने से होता है 128,205, ठीक है। ये हो गया लैंडेड कॉस्ट इंक्लूडिंग IGST, ये मेंशन करोगे। और इधर आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं आप। क्या क्या जोड़ना है 18919 प्लस 13736 इज इक्वल टू 32,655। तो ड्यूटी टैक्सेस एंड लैंडेड कॉस्ट यहां लिख दिए। अब नीचे नोट में मेंशन करोगे therefore टोटल कस्टम ड्यूटी एंड टैक्सेस 32,655 और लैंडेड कॉस्ट इंक्लूडिंग IGST 128,205। यस, ये था क्वेश्चन नंबर 5। मैंने भूल से 4 के जगह 5 स्टार्ट कर दिए थे, एक्चुअली लिखे थे 4, तो 5 हो गया, ठीक है। ये 22 का क्वेश्चन, बस इस पैटर्न का क्वेश्चन देता ना, ज्यादा टफ नहीं देता है। फिर बोल रहा हूँ ना, इस चैप्टर सबसे इजी है, 10 मार्क्स प्रैक्टिकल, इसके साथ ऑप्शन में थ्योरी भी दे सकता है, जरूरत नहीं है आप प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है ना। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 था, इसमें सिर्फ एसेसेबल वैल्यू 2021 जनरल एसेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन 4 में क्या करना है, एसेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट करना है। यस, तो क्या दिया है बोलो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड एसेसेबल वैल्यू। प्राइस चार्ज बाय एक्सपोर्टर, FOB दे दिया, FOB वैल्यू $25,000 था। तो एक्सचेंज रेट देखेंगे, नीचे देखो एकदम एक्सचेंज रेट दे दिया है। कितना एक्सचेंज रेट दिया है 80 पर $। यहाँ बिल ऑफ एंट्री डेट और या एंट्री इनवार्ड, ये सब कुछ अलग अलग नहीं दे रहे, बट अगर दे देता तो क्या फॉलो करते, एक्सचेंज रेट ऑलवेज बिल ऑफ एंट्री डेट कर लेंगे। और CBIC का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है, तो इसमें CBIC इनका जो रेट है वही लेंगे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सचेंज रेट की और किसी एजेंसी का एक्सचेंज रेट नहीं अप्लाई करोगे, CBIC का जो रेट देगा, और भी कौन सा रेट का, बिल ऑफ एंट्री डेट का। यस, तो अब आ जाते, लिखो FOB वैल्यू, डायरेक्ट FOB वैल्यू लिखो, ये दे दिया FOB कितना $25,000, तो $25,000 और एक्सचेंज रेट देखो नीचे क्या दे रहा था 81 डॉलर, 25,200, तो हो गया कितना 20 लाख। अगेन अब देखते क्वेश्चन और क्या ऐड करना होगा इसमें, और क्या दिया। एक तो फ्रेट दिया, इंपोर्ट कंट्री टू इंडिया बाय एयर फ्रेट तो लोएस्ट ऑफ 2, इंश्योरेंस नॉट असर्टेनेबल तो 1.125% करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग नहीं आता है, और फ्रेट फ्रॉम एयरपोर्ट टू वेयरहाउस इंडिया ये तो आएगा ही नहीं। और नोट में नीचे मेंशन कर देना है सब कि ये नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ना, तो सब नहीं आएगा मेंशन कर देना। तो सिर्फ डायरेक्ट लिखते हैं एयर फ्रेट। तो एक तो एक्चुअल कितना है
एयर फ्रेट पे किया था यूएस डॉलर कितना 6250, तो इंटू करो 80, इनसाइड लिख दो 6250 इंटू 80, ये होता है आपका 5 लाख। ये कितना हो गया 5 लाख। और दूसरा क्या लेंगे 20% ऑफ एफओबी, तो एफओबी वैल्यू 20 लाख पे 20% होता है 4 लाख, तो इसमें से लोएस्ट कितना लेंगे 4 लाख, प्लस ऐड करो इंश्योरेंस एक्चुअल नहीं दिया, तो एक्चुअल नहीं देने से 1.125% ऑफ एफओबी, ठीक है ना। तो 20 लाख जो एफओबी था उस पे कर लो 1.125%, ठीक है। 20 लाख जो एफओबी था 20 लाख इंटू 1.125% होता है 22,500, कितना 22,500 इक्वल टू एसेसेबल वैल्यू, ठीक है। तो 24 लाख 22,500, यस। कुछ थ्योरेटिकली देख के जाओगे, हो सकता है 5 मार्क्स में देखे 5 मार्क्स में थ्योरी डाल दे, तो फिर थोड़ा सा थ्योरी देख लोगे, वो अपना मैथ में ही जो थ्योरी है बस उसी को देख लेना एक बार, थोड़ा सा आइडिया करना, बस हो गया। तो ये था हम लोग का कस्टम से 5 क्वेश्चन था, 5 मैंने सॉल्व कर दिए, इसको आप प्रैक्टिस कर लो। और अपना मैथ में जो सॉल्व किए थे, जो हम लोग अपना स्टडी मैथ से जितना सॉल्व किए थे उसको भी देख लेना, उसमें कुछ क्वेश्चन तो अच्छा है, ठीक है ना। बैक कैलकुलेशन एफओबी से, सॉरी सीआईएफ वैल्यू से बैक करके एफओबी लेके आए, फिर रेट रूल के हिसाब से फाइंड किया एसेसेबल वैल्यू, फिर उसमें टैक्स भी कैलकुलेशन किए, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए। और उसमें इनवर्ड डेट, फिर बिल ऑफ एंट्री डेट, सबका अलग अलग बिल, बीसीडी, सबका एक्सचेंज रेट डिफरेंट, सब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसको देख के कर लेना, एक बार देख लेना, उसको देख लेना, बस हो गया चैप्टर। 10 मार्क्स एक्सपेक्ट करेंगे आप लोगों को, मिलेगा ही मिलेगा इस चैप्टर से, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अब एक डायरेक्ट टैक्स से करेंगे, ज्यादा तो दिन नहीं है, तो इसमें आज कुछ और अपलोड कर लेते, तो फिर कल फिर कुछ और कर लेंगे, मेजर पार्ट हो जाएगा तो फिर, ठीक है। यस, तो 10 मार्क्स का ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर, 10 मार्क्स कंफर्म मिलना चाहिए। अब हम डायरेक्ट टैक्स में 15 मार्क्स का जो देता है, हम उसमें हम अब फिर बताएंगे कि आप प्रेफर करोगे पार्टनरशिप फार्म का, क्योंकि फार्म में ना आपको डिडक्शन 80C, 80D, 80G, 80GG उतना कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ 80G एक आता है, ठीक है, 80GGC, GGB पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया या डोनेशन है, तो बस वही याद रख लेना, हो जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन अब इंडिविजुअल से उसमें डिडक्शन 80C, 80D, DD, DDB, 80G, 80GG, फिर आपका 80U है ना, इतना सर 80TT, 80TB फार्म के लिए नहीं होगा, तो सिर्फ डिसअलाउड अलाउड बस वो याद रखना है, और रेम्यूनरेशन का लिमिट और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लिमिट, बस इतना ही। तो 4-5 क्वेश्चन जो रिविजन शीट में दी ये देख लेना, और अपना जो सॉल्व किए थे मैथ का 4-5 क्वेश्चन वो देख लेना, है ना, इसको और करना ही नहीं होगा। और इसमें टैक्स कैलकुलेशन भी कितना इजी होता है, सिर्फ कैपिटल गेन है तो उसमें 20% कर लेंगे और बैलेंस पे 30%, फिर आपका हेल्थ एजुकेशन से जोड़ लेंगे। लेकिन आप लोग का इंडिविजुअल होता तो इसमें रिबेट देखोगे, फिर आपका 50 लाख से अब आप सरचार्ज 1 करोड़ से, यहाँ भी 1 करोड़ से अब आप तो सरचार्ज होता है, फार्म में 1 करोड़ से अब तो सरचार्ज आएगा, सरचार्ज होने से बहुत झमेला होता है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं देता है। तो आप लोग का क्वेश्चन बेटर रहेगा, आप क्या करोगे, असेसमेंट ऑफ फार्म करोगे। इंडिविजुअल्स के लिए कितना कुछ याद रखना है, आधार सोर्सेस इनकम, कहीं पे कैपिटल गेन, कहीं पे सैलरीज में ग्रॉस दे दिया तो डिडक्शन एटसेट्रा, इतना कुछ है ना, तो उतना नहीं करके डिडक्शन याद नहीं रख के फिर स्लैब के हिसाब से करना होगा, है ना। सीनियर सिटीजन उसके लिए कुछ है, सुपर सीनियर कुछ और है, तो फिर डिडक्शन 80G, 80C किसके लिए क्या है, तो ये सब देखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहे हैं आप फार्म पहले देखोगे, फार्म का क्वेश्चन लगा, अरे ये सब क्वेश्चन तो किया हुआ ऐसा ही क्वेश्चन आया, तो पहले उसी को सॉल्व करो, टाइम कम लगेगा और आपको करेक्ट होने का चांसेस ज्यादा।
और इंडिविजुअल में इतना कुछ याद रखना होता है, समझ में आया ना। तो हम लोग फार्म का करेंगे, बट एग्जाम हॉल में हम लोग तो दोनों किए, बेटर देखोगे कौन सा इजी आया। कंपैरेटिवली फार्म हमको इजी लगता है। खैर, अब फार्म का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, असेसमेंट ऑफ फार्म। नेक्स्ट हो रहा है हम लोग का असेसमेंट ऑफ फार्म। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप फार्म, तो उसमें टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन क्वेश्चन 1 में आ जाते हैं डायरेक्ट। दिस द क्वेश्चंस ऑफ 2020 ऑनर्स। इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए, 20 ऑनर्स, 20 जनरल, 21 फिर जनरल दिए, ऑनर्स क्यों नहीं दिए, और 4 जो दिए वो किसी ईयर में नहीं आया, सेपरेटली हमको लगा एक क्वेश्चन करा दे इसलिए 4 दिए। और 22 का जो क्वेश्चन देखे एकदम जैसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए इसी तरह रिपीट है, अमाउंट थोड़ा चेंज करके, इसीलिए उसको नहीं ऐड किए। ठीक है, तो ये 4 देख लेना, और आप लोग फिर जो अपना मैथ का सॉल्व किए थे ना वो सब देख लेना एक बार। शुरू का 1 2 3 छोड़ के 4 से लेके लास्ट जितना मैथ का क्वेश्चन वो देख लेना, और इसको देख लेते। अब क्वेश्चन 1 असेसमेंट ऑफ फार्म में फर्स्ट क्वेश्चन, दिस द क्वेश्चंस ऑफ 2020 ऑनर्स। ये था 2020 ऑनर्स। क्या पूछ रहे हैं, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2। द फर्म सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। कुछ देखना नहीं है, 40B मतलब डिप्रिसिएशन एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ है। ठीक है, मतलब नहीं है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड, इतना सोचे नेट प्रॉफिट था 19,28,000। कुछ क्वेश्चन ऐसा देता है नेट प्रॉफिट, डेबिट आइटम, क्रेडिट आइटम, कुछ एडजस्टमेंट, और कुछ क्वेश्चन में पीएल अकाउंट दे देता है, इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट। अल्टीमेट एक ही है, पीएल में भी तो नेट प्रॉफिट दे देता है ना। तो इस क्वेश्चन में ऐसे दिए, पहले डेबिट आइटम, क्रेडिट आइटम, फिर कैलकुलेट, तो लिखो। और लास्ट में पूछे कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म, तो लिखो टैक्स कंप्यूटेशन ऑफ taxable income of firm for the assessment year 2024-25। ऑलवेज असेसमेंट ईयर 24-25 ये तो लिखोगे, प्रीवियस ईयर साथ में लिख देना फॉर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 23-24 बच्चा होता है, नहीं भी लिखोगे चलेगा, एटलीस्ट असेसमेंट ईयर तो लिखोगे। ठीक है, यस। अब राइट साइड 2 कॉलम कर लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। यस, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे सॉरी, नेट प्रॉफिट से शुरू करोगे। नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कितना दिया नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, पीएल अकाउंट ऑफ द फार्म फॉर द ईयर, मतलब क्या बुक्स अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट है 19,28,000, तो ये 19,28,000 लिख लो। अब एक्सपेंसेस जितना पीएल में चार्ज हो गया था डिसअलाउड, वो ऐड बैक करोगे, तो डेबिट आइटम्स को देखोगे तो ऐड करो एक्सपेंसेस डिसअलाउड। और रेगुलर क्वेश्चन में पार्टनरशिप फार्म भी दे रहे हैं और इंडिविजुअल भी दे रहे हैं। ठीक है ना, बट इंडिविजुअल में बहुत कुछ आपको याद रखना है, इसीलिए इसमें ना कुछ डिसअलाउड अलाउड का कुछ आइटम्स याद रखोगे हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूं ये बेटर है। यस, एक्सपेंसेस डिसअलाउड एज पर टैक्स रूल, ये मेंशन कर देना, डिसअलाउड टैक्स करते। तो डेबिट आइटम देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल डिसअलाउ करेंगे, बाद में अलाउ होगा, 12% लिमिट है ना, अलाउ करेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ब्रैकेट में यहां लिख लेते हैं अलाउड सेपरेटली, बाद में अलाउ करेंगे। कितना अलाउ करते बोलो, 12% तक अलाउ किया जाता है। यहां पी क्यू का दोनों इनसाइड लिख दो, पी को मिला था 48,000,
और क्यू को इंटरेस्ट अलाउ किए थे 40,000, तो टोटल कितना 88,000। ठीक है, यस सर। फिर दिया पार्टनर्स रेमुनरेशन, ये भी पी क्यू का जोड़ लेंगे। रेमुनरेशन बाद में अलाउ किया जाएगा, वो भी लिमिट कैलकुलेशन करेंगे। पार्टनर्स रेमुनरेशन, रेमुनरेशन में क्या आता है, सैलरी, कमीशन, बोनस एटसेट्रा, इसमें रेमुनरेशन ही दे दिया, तो पी और क्यू दोनों जोड़ लेते। पी को मिला 2,60,000 और क्यू को मिला 3,36,000, तो दोनों जोड़ ले से 5,96,000, कितना 5,96,000। यस सर। डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एटीजी में डिडक्शन आएगा, फार्म है ना, इनको भी डिडक्शन मिलेगा एटीजी में। ठीक है, तो इसको यहां डिसअलाउ करेंगे। डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कितना किया था 8,800, यहां डिसअलाउ करेंगे। फिर ग्रॉस टोटल इनकम के बाद एटीजी का डिडक्शन लेस करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस में अगर कुछ डिसअलाउड है, इंक्लूड है तो अभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, उसको बाद में देखेंगे। डेप्रीसिएशन पहले डिसअलाउ करो, फिर एज पर टैक्स रूल अलाउ करेंगे। डेप्रीसिएशन यहां लिख लो अलाउड सेपरेटली। तो डेप्रीसिएशन कितना दिया था 55,000, अलाउ करेंगे बाद में एज पर टैक्स रूल। और आ जाते तो अब देखते ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या एडजस्टमेंट है। अदर इंफॉर्मेशन देखोगे क्वेश्चन में 10,000 इंक्लूड है, फाइन्स पे किए तो फाइन पेनाल्टी डिसअलाउड हो जाता है, तो लिखो फाइन्स इंक्लूडेड इन कौन सा एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो डिसअलाउ करो। फाइन्स पेनाल्टीज डिसअलाउड हो जाएगा। कितना का फाइन्स था 10,000, तो ये सारा एक्सपेंसेस डिसअलाउड। क्या क्या 88,000, 5,96,000, 8,800, 55,000, 10,000 सबको जोड़ लेते। 88,000 प्लस कितना 5,96,000 प्लस कितना 8,800 प्लस फिर कितना 55,000 प्लस कितना 10,000, तो टोटल कम्स टू 7,57,600। ठीक है, तो ऐड कर लो। प्लस ये था 19,28,000 इज इक्वल टू 26,85,800 26,85,800, राइट। इनकम बाद में करेंगे। एक्सपेंसेस अलाउड फिर लिख लेते, एक्सपेंसेस डिसअलाउड लेस। पहले एक्सपेंसेस का देखेंगे, डिसअलाउड अलाउड, फिर इनकम का देखेंगे। एक्सपेंसेस अलाउड एज पर टैक्स, एक्चुअली जो अलाउड था वो देखना। फिर डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन ना अलाउ करेंगे एज पर टैक्स, तो यहां सिर्फ एक किया। बाकी सर ऑफिस एक्सपेंसेस दिया था ना जो, तो अलाउड तो डिसअलाउड तो नहीं किया ना, ओनली डिसअलाउड पर डिसअलाउ कर दिए, तो फिर अलाउ नहीं करोगे और कुछ नहीं देखना। फिर डेप्रीसिएशन एज पर टैक्स रूल, या कुछ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होता बिजनेस एक्सपेंसेस तो अलाउ करते। एज पर टैक्स रूल नोट में पढ़ो, देखो डेप्रीसिएशन एज पर आईटी दे दिया था कितना 60,000। अदर इंफॉर्मेशन तो 60,000 एक ही आइटम है, फिर यहां 60,000 माइनस कर देते। अब एक्सपेंसेस का पार्ट हो गया, तो 26,80,000 से 60 25,800। ठीक है, अब इनकम साइड में आ जाओ। अब इनकम साइड, क्रेडिट साइड देखो, क्रेडिट आइटम्स, इसमें दो चीज दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये अलाउड होता है, इसको डिसअलाउड नहीं मानते। इनकम डिसअलाउड नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में कुछ करना नहीं होगा, दे रहे हैं तो आपको भूल से भी एडजस्ट नहीं करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये तो अदर सोर्स, ये तो लॉन्ग टर्म गेन बिजनेस इनकम नहीं है ना, तो डिसअलाउ करोगे। लेस इनकम डिसअलाउड, इनकम disallowed as per tax rule।
तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, वो अलाउड है, मेंशन कर सकते हैं अलाउड, तो नॉट टू बी डिसअलाउड। लेकिन इसमें इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, फ्रॉम जमीन बेच के आया था। कितना गेन आया था, 94, तो 94,280 ये इनकम डिसअलाउड माइनस कर दो, ठीक है। अब आगे और कुछ अलाउ करेंगे फिर बिजनेस इनकम आएगा। तो 26,25,800 इससे माइनस कर देते हैं 94,000 कितना 280, तो आपको मिला 25,31,000 कितना है 25,31,520 25,31,520। अब इनकम अलाउड का कुछ है नहीं, देखना नहीं है। नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउ करेंगे, ठीक है, और फिर रेमुनरेशन अलाउ करेंगे, तो आ जाएगा बिजनेस इनकम लेस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउड अप टू कितना परसेंट, 12% है ना। तो हम लोग 12% तक अलाउ करेंगे। एक्चुअल रेट अगर 12 से ज्यादा 12 अलाउ करेंगे, एक्चुअल रेट 12 से कम है तो एक्चुअल जितना वही अलाउ करेंगे, और यहाँ इंडिविजुअली कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का पी का भी था, पी का भी था और क्यू का भी था ना। तो पी का बोलो, पी का इंटरेस्ट कितना दिया था 48,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था इसमें सर 20% दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 20 या तो ये 20%, तो अलाउ कितना करेंगे 12, और क्यू इधर लिख लेते, इधर ही लिख लेते, अच्छा सॉरी नीचे कर लेते, ठीक है ना। ये हो रहा है कितना, कैलकुलेशन कर ले, 48,000 डिवाइड बाय 20 इंटू कितना 12, ये हो गया आपका 28,800, और क्यू इनका था 40,000 बाई 20 इंटू 12, तो 40 बाई 20 2024 24,000, तो दोनों को जोड़ो 20 20 40 52,800 52,800 इतना इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। और लेस करोगे तो आएगा बुक प्रॉफिट, ठीक है। ये सब एडजस्ट करने के बाद जो आता है वो बुक प्रॉफिट, और उसी बुक प्रॉफिट से कैलकुलेशन करेंगे फिर रेमुनरेशन लिमिट, ठीक है। यस सर, तो 25,31,520 माइनस कर दो कितना 52,800, तो ये हो गया आपका 24,78,720, ठीक है। नाउ अब इससे रेमुनरेशन, इससे क्या लेस करेंगे, पार्टनर्स रेमुनरेशन लेस पार्टनर्स रेमुनरेशन। इसमें दो चीज देखते हैं, एक्चुअल रेमुनरेशन और एक मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट आप नोट में करेंगे, यहां लिख लेते हैं नोट 1। एक्चुअल रेमुनरेशन इधर देखो, ये जो पार्टनर्स रेमुनरेशन 5,96,000 एक्चुअल जो डिसअलाउ किए थे, अब यहां लिख लेते एक्चुअल कितना 5 लाख, सॉरी ये एक्चुअल है 596, और लिमिट वो हम लोग नीचे नोट पे करेंगे, जो एक्चुअल वही कमाएगा, फिर भी लिमिट कैलकुलेशन दिखाओगे अब, ठीक है ना। ना लिखो मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेमुनरेशन, नोट में आ जाते। इसमें आगे और कुछ है तो इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नोट 1, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना चाहिए, नोट 1 मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेमुनरेशन। इसमें मैंने बोले थे कुछ अमेंडमेंट आया था, एक्चुअली उसको नहीं करना, मैंने बताया था रिवीजन अपना वीडियो क्लास में, यूट्यूब क्लास में जो फर्स्ट डाले थे फर्म का, उसमें बताए थे कि ये जो लिमिट का है ना, इसमें क्या था बोलो तो रूल्स, अगर लॉस है या सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है
तो 1,50,000 तक रेम्यूनरेशन अलाउ करेंगे। और प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट सफिशिएंट है तो अप टू 3 लाख बुक प्रॉफिट 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 व्हिच एवर इज हायर वो लेंगे। और उसके बाद 3 लाख से जितना एक्स्ट्रा बुक प्रॉफिट उस पर कितना 60% लेंगे, ये लिमिट बताए थे। और उसमें अमेंडमेंट बोले थे कि वो जो 3 लाख था वो 6 लाख कर दिए, मतलब अप टू 6 लाख बुक प्रॉफिट 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 3 लाख व्हिच एवर इज हायर, और फिर 6 लाख से जितना अबव बुक प्रॉफिट उस पर 6 लाख, उस पर कितना 60%, ये मैंने बताए थे। लेकिन वो 25-26 असेसमेंट ईयर के लिए लागू होगा, वो क्लियर है। तो मतलब आपको जो हम लोग नॉर्मली सीखे थे वही करोगे। तो कितना ना, अप टू, यहां लिखना है रेम्यूनरेशन का लिमिट क्या है, एक अप टू, यहां तो बुक प्रॉफिट 3 लाख से ज्यादा है, 24 लाख है ना समथिंग, अप टू ₹3 लाख बुक प्रॉफिट, 3 लाख बुक प्रॉफिट, ऑलवेज बुक प्रॉफिट देखना होगा। कितना लेंगे ना, 90% ऑफ 3 लाख, 3 लाख पे 90% और ₹1,50,000, और इसमें से क्या लेंगे, हाईएस्ट लेंगे। तो बताओ 3 लाख पे 90% कितना होता है 270, और 150 में से हाईएस्ट कितना 270, ठीक है ना। तो अप टू 3 लाख बुक प्रॉफिट ऑलवेज 90%, 3 लाख पे 90% ही तो हाईएस्ट आएगा ना। हाँ, अगर बुक प्रॉफिट 160 होता तो 160 पे 90% करते और 150 जो हाईएस्ट वही लेते, क्लियर है ना। तो इसमें 270 आया बी। और अबव 3 लाख बुक प्रॉफिट, जितना अबव 3 लाख बुक प्रॉफिट उस पर 60% लेंगे। तो कितना बुक प्रॉफिट आया बोलो, 24,78,720, 24,78,720 बुक प्रॉफिट। इससे 3 लाख माइनस कर देते, जो बैलेंस बुक प्रॉफिट इस पे लेंगे कितना 60%, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ लेंगे, ये होगा मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन। समझ में आया? तो कैलकुलेशन कर लो। ये जो आया था 24,78,720, इससे 3 लाख बुक प्रॉफिट तक तो माइनस कर देते 3 लाख, तो ये हो गया 21,78,720, और इस पे कितना परसेंट 60% इंटू 60%, ये आया 13,07,232, 13,07,232 प्लस 2,70,000 जोड़ लो, तो प्लस 2,70,000, तो जोड़ के टोटल आया 15,77,232। तो मैक्सिमम इतना रेम्यूनरेशन दे सकता है, कितना 15,77,232। तो मैक्सिमम लिमिट आया 15,77,232। अब इसमें से लोएस्ट लेंगे, ये लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। एक्चुअल तो बहुत कम दिए ना, तो 5,96,000 लोएस्ट, ये माइनस कर दो, आ जाएगा आपका बिजनेस इनकम ऑफ फर्म, ठीक है। तो फिर 24 लाख से लेस कर दो, 24, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, और इंडिविजुअल को तो और टाइम लगता है। 24,78,720 माइनस कर दो 5,96,000 इज इक्वल टू 18,82,720, 18,82,720, ठीक है। ये हो गया बिजनेस इनकम ऑफ फर्म। यस सर। नाउ अब आ जाते ऐड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर हेड्स ऑफ इनकम। इनका और क्या इनकम था बोलो तो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ना, तो लिखोगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इसमें LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया था, हम शॉर्ट में लिखे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ऐड करके तो लिखते हैं ना। LTCG दिया था 94,280, कितना 94,280, ये जोड़ लो, ग्रॉस टोटल इनकम, GTI फुल फॉर्म लिखोगे ग्रॉस टोटल इनकम, तो ऐड कर लेते प्लस 94,000
कितना 280, 94 to 80 जोड़ने से 19,77,000 अब इनको एक ही डिडक्शन मिलेगा 80G का, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G फॉर डोनेशन। ठीक है, कहां डोनेट किए थे? चैरिटेबल सोसाइटी को, तो 50% रेस्ट्रिक्टेड होता है। अरे इनकम तो बहुत ज्यादा है, तो फिर कितना डोनेट किए? 8,800 से, कुछ रेस्ट्रिक्शन देखना नहीं है। तो लिखो डोनेशन टू चैरिटेबल सोसाइटी, और ये 50% रेस्ट्रिक्टेड है। इसका 10% करो, 1,97,97,000 तक डोनेट कर सकते। ठीक है ना, कैपिटल गेन माइनस कर दोगे तो भी 18 लाख का भी 10% करोगे तो 1,88,000 तक डोनेट कर सकते। इसमें तो डोनेट किए थे 8,800। कितना डोनेट किए थे? देखो ये डोनेशन ये चैरिटेबल 8,800, तो उसके लिए डिडक्शन अब यहाँ मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम के बाद। तो 8,800 और ये 50% का है, इंटू 50%, तो डिडक्शन 80G का आएगा 4,400। लेस करो टैक्सेबल इनकम, ये आ गया टैक्सेबल इनकम अब फॉर्म। ठीक है, तो ये जो आया 19,77,000 माइनस कर दो 4,400, तो टैक्सेबल इनकम 19,72,600। कितना हो गया? 19,72,600, राइट। ये इनकम आ गया। अब टैक्स लायबिलिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, टैक्सेबल इनकम कंप्लीट, 19,77,600। यस, इसमें यही आंसर दे रहे हैं। नाउ टैक्स लायबिलिटी, अब बी पार्ट, ये एक्चुअली नोट था ए पार्ट का ही। अब टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म, इंडिविजुअल इनकम पार्टनर्स का नहीं पूछा। ठीक है, तो एक अमाउंट कॉलम, एक टैक्स कॉलम, और इनसाइड कैलकुलेशन कर लेंगे। एक चीज, इनका इनकम में ना कैपिटल गेन था, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, तो उस पर तो 20% टैक्स लगता है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर 20% अलग से करेंगे। ठीक है लिखो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और फिर जो बैलेंस इनकम उस पर 30%। और लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं होता तो स्लैब कुछ नहीं है, ये जो टैक्सेबल इनकम आया ना उस पर 30% लगा देते डायरेक्ट, फिर हेल्थ एजुकेशन से जोड़ते। बट इनका इनकम में कैपिटल गेन था, तो कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगेगा। तो टैक्स ऑन LTCG ब्रैकेट में ऑन लैंड, कितना LTCG था बोलो? LTCG था 94,000, एक मिनट, LTCG 94,280 इंटू कितना? 20% कर लो। ठीक है, 94,280 इंटू 20%, ये होता है 18856 एंड बी टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, उस पर 30% टैक्स। तो टोटल बोलो क्या था? 1972,600 से माइनस कर देते कितना? कैपिटल गेन था 94,280, तो देख लो कितना बैलेंस इनकम। 19,72,600 से माइनस कर देते कितना? 94,280, तो बैलेंस इनकम आया 18,78,320, और इस पे रेट क्या है? फ्लैट रेट 30% को इनको टैक्स देना होता है, तो इंटू 30% करो। ठीक है, इंटू 30%, तो टैक्स आया 5,63,496। अब दोनों को जोड़ लो, प्लस इसमें 18,856 जोड़ने से होता है 5,82,352। ओके, अब इस पे हेल्थ और एडुकेशन से जोड़ लो। ठीक है, ओके, ऐड कर लो हेल्थ एडुकेशन से, हेल्थ एंड
ये कभी नहीं बोलेगा करना ही होगा। एजुकेशन सेस कितना 4%, 5,82,352 इंटू करो 4% इंटू 4% या 23,000, एक मिनट, 23,294.08 छोड़ दो 294। अब ऐड करके टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, ऐड करने से होता है 6,05,605,646 कितना 646, बट राउंड अप कर लोगे मल्टीपल्स ऑफ 10, 6 है ना तो 10 जोड़ लो 50 हो जाएगा। राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B मल्टीपल्स ऑफ 10, 60605,646 तो 50 कितना टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा 605,650, राइट। ये हो गया आपका टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ओके, नाउ हम लोग ये फर्म के लिए एक क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 15 मार्क्स में ये आएगा, 15 मार्क्स में आएगा तो उतना लेंथी नहीं है, कंपैरेटिवली इंडिविजुअल्स का ज्यादा लेंथी होता है। और इसमें ना टैक्स लायबिलिटी तो एकदम इजी हो जाता है। हाँ, टैक्स लायबिलिटी मार्क्स उतना नहीं देता है, अलॉट नहीं करते, फिर भी क्योंकि ये इजी है। और उसमें स्लैब देखना होता है, फिर कितना कुछ है उसमें, किसी को रिबेट मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, 80 में कौन सा डिडक्शन आएगा कोई ठीक नहीं है, कहीं पे टीटी है, टीटीबी, कहीं पे डीडी, डीडीबी, कहीं पे क्यू, है ना, इट्स लॉट्स ऑफ डिडक्शंस आर देयर। तो इसीलिए बेटर है अगर फॉर्म का क्वेश्चन मिले, जैसे जिस तरह सॉल्व करके गए ऐसे मिलेगा तभी करोगे, और एकदम हटके तो आएगा तो फिर आप कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इस केस में इंडिविजुअल का ही कैलकुलेशन करना जितना होता है, ठीक है, 5 मार्क्स मिल जाएगा। बट हमको जितना भी क्वेश्चंस आया इसी पैटर्न का ही क्वेश्चंस है। कहीं पे इंडिविजुअल पार्टनर्स का भी कुछ इनकम पूछ लेता है, कहीं पे टैक्सेबल इनकम तो पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन देता है, ठीक है। यस, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस है बाकी 3 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चन टोटल है, 1 2 3 4, तो क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, और इंडिविजुअल्स का भी नहीं, फिर इसके बाद कुछ अदर्स कर लेंगे, फिर ऑप्शन में इंडिविजुअल से देखेंगे, ठीक है। यस, अनदर क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ 2020 जनरल, क्वेश्चन 2 2020 जनरल। जनरल ऐसे नहीं समझना कि जनरल है तो सर नहीं, क्वेश्चन अच्छा आता है, जनरल में भी अच्छा आता है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। यस, XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म और दे शेयर प्रॉफिट लॉसेस 3:1, प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट गिवन, इसमें पीएल अकाउंट दे रहे हैं, तो लास्ट में देखो नेट प्रॉफिट है, तो स्टार्ट करते, लिखो टैक्सेबल इनकम ऑफ फर्म, ये फर्स्ट पार्ट। income of firm of XYZ for the assessment year 2024-25. Taxable income for the assessment year 24-25. 2 columns कर लो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट टोटल, अमाउंट नेट। तो पीएल अकाउंट दे रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट और डेबिट आइटम में से जो डिसअलाउड होता है डिसअलाउ करोगे, और क्रेडिट में जो डिसअलाउड होता है इनकम डिसअलाउ करोगे, बस सही है। और 2 एडजस्टमेंट दिया, कितना इजी क्वेश्चंस। एक तो दिया डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल में अलाउ कर देंगे, और सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड फाइन्स डिसअलाउ कर देंगे, है ना, एक्सपेंसेस डिसअलाउड में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, डेबिट क्रेडिट आइटम बोल के दिया था, वही सब तो था, तो यहाँ पीएल अकाउंट दे दिया है, ठीक है। तो लिखो लास्ट नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एज पर पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया ना आपको, एज पर पीएल अकाउंट, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, एज पर पीएल अकाउंट, व्हाटएवर यू कैन राइट, 40,000 एड
ऐड क्या करोगे, एक्सपेंसेस डिसअलाउड, ऐड करो एक्सपेंसेस डिसअलाउड। ठीक है, तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड में क्या क्या ऐड करोगे, शुरू से डेबिट साइड देखो, सैलरी ऑफ पार्टनर्स दिया टोटल 2 लाख, सैलरी ऑफ पार्टनर्स XYZ तीनों का दिया है इनसाइड जोड़ के, लेकिन टोटल तो दे दिया ना 2 लाख, तो टोटल लिख लो 2 लाख। फिर अलाउ करेंगे बाद में रेम्यूनरेशन लिमिट के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी डिसअलाउ करते, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल रेट था 15% तीनों का, XYZ 30 20 10 टोटल 60,000 दे दिया, तो डायरेक्ट यहाँ डिसअलाउ करो टोटल, बाद में जब अलाउ करेंगे 12% के हिसाब से वहां देखेंगे इंडिविजुअल। डेप्रिसिएशन पहले डिसअलाउ करेंगे और बाद में अलाउ करेंगे एज पर टैक्स रूल। डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिख दो अलाउड सेपरेटली, यहां भी लिख सकते थे इंटरेस्ट इस सब में जोड़ो, छोड़ो ना, अलाउ कर लेंगे। डेप्रिसिएशन अलाउड सेपरेटली 2,20,000, पीएल में डेबिट साइड 2,20,000 था, इसलिए 2,20,000 यहां डिसअलाउ कर लेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस और था डेबिट साइड, लेकिन उसमें सिर्फ पेनाल्टी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम अथॉरिटी को फाइन्स दिए थे ना, तो फाइन्स लास्ट क्वेश्चन में भी तो यही सब ऐड किए थे, देखो कुछ अलग से नहीं, उसमें डेबिट क्रेडिट दिया था, फाइन्स इंक्लूडेड इन सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना फाइन्स इंक्लूड है, 7,000, बस ये डिसअलाउड आइटम। तो डिसअलाउड में हो रहे 2,02,20 मतलब 4,20, 4,80, 4,87,000, कितना 4,87,000, 487 प्लस 40 तो 5,27,000 लेस। अब एक्सपेंसेस अलाउड एज पर आईटी रूल, सिर्फ डेप्रीसिएशन करेंगे, डेप्रीसिएशन एज पर आईटी रूल। ठीक है ना, यह मैंने नहीं लिखे एक्सपेंसेस डिसअलाउड एज पर आईटी रूल्स, एक्सपेंस अलाउड एज पर आईटी रूल्स, और लिख लेना बेटर रहेगा। डेप्रीसिएशन एज पर आईटी रूल, तो एडजस्टमेंट पढ़ो नीचे, आईटी रूल बोल रहे 230, कितना डेप्रीसिएशन अलाउ हो रहा है 230, मतलब इन लोगों ने कम चार्ज किए थे, अलाउ और ज्यादा हो रहे हैं, बेनिफिट है। ठीक है, माइनस कर दो। अब इनकम देखेंगे, एक्सपेंसेस कंप्लीट, तो 5,27,000 से 230 लेस करो, लेस करने से कितना आ रहा है 527 माइनस 230, ये हो रहा है 2,97,000, कितना 2,97,000। अब इनकम साइड में जाओ, क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये आपका अदर सोर्सेस इनकम में होता है, तो इनकम डिसअलाउड, बिजनेस इनकम से डिसअलाउड, इनकम डिसअलाउड एज पर आईटी रूल। इसमें एक ही है बैंक इंटरेस्ट, और एफडी हो कुछ भी हो, इंडिविजुअल होता तो एफडी फिर सेविंग्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट के लिए टीटीए अलाउ होता है, लेकिन यहां तो फार्म है, टीटीए टीटीबी कुछ नहीं आएगा। कितना 70,000 माइनस कर दो, तो 297 माइनस 70,000 तो होता है 2,27,000। तो इनकम अलाउड डिसअलाउड सब हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 12%, ठीक है ना, और फिर रेम्यूनरेशन, तो आ जाएगा टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ फर्म, सॉरी टैक्सेबल इनकम बिजनेस इनकम आ जाएगा, फिर अदर इनकम जोड़ेंगे, डिडक्शन लेस करेंगे। यस, नाउ अब लेस करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड अप टू कितना 12% पर एनम। तो यहां देखो तो क्वेश्चन में 15% बोला था, तो इंडिविजुअली फाइंड करेंगे x का कितना, y का कितना और z का कितना। x के लिए दिया था 30,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 12, 2,000 24,000 हो जाएगा।
डायरेक्ट कर लिया हम। वाई इसमें दिया था 20,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 12। 20,000 बाई 15 इंटू 12 करने से 15, 4 से कैंसिल, 5 सॉरी 3 से, 3 4 12 3 5 5 4 4 16 16,000 कितना हो गया 16,000। ठीक है ना। जेड का इंटरेस्ट कितना दिया था 10,000 तो 8,000 हो जाएगा बाई 15 इंटू 12 तो ये 8,000 हो जाएगा। और 24 24 48 तो इंटरेस्ट कितना अलाउ करोगे 48,000 राइट। ये माइनस करो बुक प्रॉफिट आ जाएगा। फिर रेमुनरेशन करोगे लास्ट में ये दो एडजस्ट करना बिजनेस इनकम से। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बुक प्रॉफिट। ओहो क्यों इधर उधर भाग रहा है। बुक प्रॉफिट आपको मिल जाएगा बुक प्रॉफिट। तो 2,27,000 माइनस बुक प्रॉफिट कितना 48,000 इज इक्वल टू 1,79,000। बुक प्रॉफिट आगे कितना 1,79,000 राइट। यस सर। अब बुक प्रॉफिट से लेस करेंगे। फिर क्या लेस करेंगे पार्टनर्स रेमुनरेशन। ठीक है क्या लेस करेंगे पार्टनर्स रेमुनरेशन राइट। ये क्या हुआ पार्टनर्स रेमुनरेशन। इसमें एक्चुअल रेमुनरेशन। यस एक्चुअल रेमुनरेशन में देखो यह सैलरी था कमीशन बोनस तो नहीं है तो 2 लाख। एक्चुअल रेमुनरेशन कितना है 2 लाख। और बी मैक्सिमम लिमिट इधर ही करेंगे क्योंकि बुक प्रॉफिट तो 3 लाख आया ही नहीं 1,79,000 है ना। तो कितना ना 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 व्हिच एवर इज हायर तो यहीं पे लिख लेंगे 90% ऑफ कितना 1,79,000 और मैक्सिम और ₹1,50,000 इसमें से क्या लेंगे हायर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 150 विच एवर इज हायर ये लेना होगा। और एक क्वेश्चन का आंसर में ही हम लोगों ने गलती की है। ये जो सॉल्व जिस बुक में सॉल्व किए ना हम देखे आंसर तो लिखे इसमें उसमें उन लोगों ने 150 ले लिए उतना देखे नहीं 150 हाईएस्ट थोड़ी होता है। देखते 179 इंटू कितना इंटू 90% ये आता है 161 ये हो रहा है 161 100 तो हाईएस्ट कितना अगर देखे ये आया। अच्छा इसको लिख देते एक बार ये 161 100 और ये 150 अब बताओ इसमें से हाईएस्ट कौन सा हो रहा है 161 100 हायर है ना। तो 161 100 दिस इज द लिमिट मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेमुनरेशन। नोट पे कर सकते थे क्योंकि बुक प्रॉफिट 3 लाख से कम हो गया तो 90% ऑफ दिस और 150 जो हाईएस्ट बस वो हाईएस्ट ले लिए और उन लोगों ने 150 कर लिए तो इसीलिए आंसर गलत है। अब एक्चुअल ए लिमिट तो लिमिट से ज्यादा हो गया था एक्चुअल तो लिमिट अलाउ करो 161 100। ठीक है इसमें से मैक्स लोएस्ट मतलब ये दोनों में से लोएस्ट। अब ये लेस कर दो तो आएगा बिजनेस इनकम। ठीक है मिल जाएगा बिजनेस इनकम। इन लोगों का 150 लेस किए तो बिजनेस इनकम थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए टोटल इनकम इसमें आंसर गलत दे रहे। वो एक्चुअली वो सॉरी ये बुक का किस में सॉल्व हम किए थे देखे थे ये एक्चुअली लॉ पॉइंट का था जो लॉ पॉइंट का टैक्सेस बुक है ना उसी मुंद्रा का उसमें प्रिंटिंग एरर था। उन लोगों ने प्रिंटिंग भी नहीं हो सकते वो भूल से सोचा इतना कम है तो 150 हाईएस्ट आएगा वो डायरेक्ट उतना हाईएस्ट लिखे लेकिन लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दिए। खैर 179 से लेस करो माइनस 1,79,000 इतना होता है 17,900 ये हो गया बिजनेस इनकम। अब ऐड इनकम बैंक इंटरेस्ट था ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अगर 150 करोगे तो बढ़ेगा तो
इनकम जो क्वेश्चन सॉरी रिविजन शीट में दिए 99 वो टैली हो जाएगा, बट यहाँ गलत है, 87,900 आएगा। अदर सोर्सेस इनकम इधर देखो, अदर सोर्सेस बैंक इंटरेस्ट था ना 70,000, वो ऐड कर लेते हैं। बैंक इंटरेस्ट कितना 70,000, तो हो गया 87,900। ये आपका GTI लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, सारा तो नहीं आता है, 80G GG यही सब है, और कुछ है एक्स्ट्रा बिजनेस का, लेकिन वो सब आप लोग का आता नहीं। तो नील डोनेशन एटसेट्रा कुछ नहीं किए, तो टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम 87,900, दिस इज करेक्ट आंसर। इन लोगों ने 150 लिए, तो 150 माइनस करके देखोगे, आगे कैलकुलेशन करोगे 99 ही आएगा, बट वो गलत है। आंसर होना चाहिए कितना, टैक्सेबल इनकम 87,900। जब टैक्सेबल इनकम गलत हो गया तो टैक्स लायबिलिटी भी गलत है, तो कर लेते हैं एक ही लाइन का। तो अब टैक्स लायबिलिटी बी पार्ट, टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म। क्या इनकम में कैपिटल गेन या कैजुअल इनकम है? नहीं है। तो जो जो टैक्सेबल इनकम इसमें 30% टैक्स ऑन इनकम, तो 87,900 इंटू करो 30%, तो 87,900 इंटू 30%, ये होता है 26,370। और हेल्थ एडुकेशन से जोड़ लो, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस फार्म में ही है। तो अगर इंडिविजुअल होता 250 तक टैक्स ही नहीं देना है, लेकिन फार्म के लिए कुछ मर्सी नहीं है, फ्लैट रेट 30% है। वो भी कैपिटल गेन एक्सेट्रा है, तो उसमें तो रेट बढ़ जाएगा, और ठीक है ना 20%, उसमें 20%, बैलेंस पे 30%। तो यस, हेल्थ एडुकेशन सेस कितना 26,370 इंटू 4%, ठीक है, इंटू 4%, ये होता है 1054.8, तो 55 1054.8 तो 55 कर लिए, ठीक है। तो जोड़ लो, तो 27,425, 27,425, ठीक है, 27,425। अब ये हो गया टैक्स लायबिलिटी। जो आंसर दिया था वो 99 के हिसाब से कर रहे थे, गलत है। और राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B, फ्रैक्शन अवॉइड करो। 5 से अबव है तो फिर 30 कर लेते, लेकिन 5 और उस या नहीं, तो इसमें 27,420, ओके, 27,420 ये हो जाएगा टैक्स लायबिलिटी। तो हम लोग फार्म का 2 क्वेश्चन कर लिए, और 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल इसको फिर करा देंगे। तो हम लोग का मोटा मोटी 2 चैप्टर कवर होने जा रहे हैं, ठीक है। और यस, फिर बता रहा हूँ, हम लोग जो स्टडी मैट से जो सॉल्व किए उसको फिर आप लोग सॉल्व कर लेना, राइट। तो आज का क्लास इतना। नेक्स्ट डे हम लोग इसमें जो 2 और क्वेश्चन है, एक 21 ऑनर्स का है, और एक क्वेश्चन आपने से दिए, वो किसी बुक से ही मिला हमको तो दे दिए, ठीक है। तो बस ये दोनों क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, तो मोटा मोटी ये हो जाएगा, ये चैप्टर भी हो जाएगा। तो 15 उधर से 10, 25 मार्क्स का एक क्लास में रिवीजन हो जाता है। सोचो, मोरलेस हो गया ना। तो फिर नेक्स्ट डे कल कुछ और कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कल और परसों, बस 2 दिन में। परसों तो ऐसे हम लोग का एक क्लास है ना, बैकअप, उसमें एक अकाउंट्स का ही करेंगे। इसके बाद बोलोगे एक दिन और दे देंगे, फ्राइडे दे देंगे। फ्राइडे हम मतलब फिर ऑफलाइन बैकअप बोल रहे हैं, बैकअप ठीक नहीं है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस फ्राइडे दे देंगे टैक्स के लिए फिर अलग से, ठीक है।